बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान में राजा विक्रमादित्य का विवाह रानी पद्मावती के साथ हुआ, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। सेनापति, दूसरे राज्य की राजकुमारी मोहिनी से मिलने की तैयारी करो, हमें उनसे विवाह करना है। लेकिन महाराज, महारानी पद्मावती का क्या होगा? ऐसा कठोर निर्णय आपने क्यों लिया? आपसे जितना कहा जाए उतना कीजिए। 5 साल बीत गए हमारे विवाह को, लेकिन हमारी एक भी संतान नहीं हुई। सेनापति अपना सर झुकाकर वहां से चला गया। तभी सेनापति की नजर महल के एक कोने में रानी पद्मावती पर गई। उन्होंने ये सब सुन लिया था। महारानी, आप महाराज की बात का बुरा मत मानिए। महाराज को आने वाली पीढ़ी की चिंता है। अगर कोई संतान नहीं होगी तो ये राजपाट कौन संभालेगा? आप चिंता न करें, इसका हल लेकर मैं कल सभा में उपस्थित हो जाऊंगा। सेनापति राजकुमारी मोहिनी के पास न जाकर एक खास गुरु के पास गए। गुरुजी के पास राजा विक्रमादित्य का समाधान था, इसीलिए सेनापति उन्हें लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। उन्हें देखकर राजा विक्रमादित्य खड़े हो गए। आपके भाग्य में एक नहीं बल्कि 2 संतानें हैं। तुम्हें दूसरा विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं राजा विक्रमादित्य। जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलेगा। गुरुजी की बात कोई नहीं टालता था, इसलिए राजा विक्रमादित्य भी उनकी बात मान गए। 2 महीने बाद रानी पद्मावती गर्भवती हो गई। सेनापति ने जैसे ही उन्हें ये खबर दी, राजा विक्रमादित्य खुशी से झूम उठा। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजवा दो, पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दो। ठीक 9 महीने बाद रानी पद्मावती ने 2 जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उनमें से एक लड़के के बाल सोने के थे और दूसरे लड़के के बाल चांदी के। ये देखकर सभी बहुत हैरान हुए। महारानी, ये कैसा चमत्कार है? हमारे एक राजकुमार के बाल सोने के और दूसरे राजकुमार के बाल चांदी के। जिसके पिता के चेहरे पर सोने जैसी चमक हो और जिसकी मां के चेहरे पर चांदी का नूर हो, तो ये सब होना तो साधारण सी बात है महाराज। सेनापति, तुम्हारे इन्हीं लफ्जों के तो हम कायल हो जाते हैं कभी कभी। हमारे जिस बेटे के बाल सोने के हैं उसका नाम हम सूर्यपुत्र रखेंगे, और जिसके बाल चांदी के हैं उसका नाम चंद्रगुप्त। जाओ सेनापति, पूरे राज्य में इस बात का ऐलान कर दो। तो इस तरह से समय बीतता रहा और दोनों राजकुमार बड़े होते गए। दोनों करीब 10 साल के हो चुके थे और आपस में लड़ा करते थे। मेरे बाल कितने सुंदर हैं। तेरे बाल तो अभी से सफेद हो गए। तू तो बिल्कुल बूढ़ा लगने लगा है। और तेरे बाल तो बिल्कुल टट्टी जैसे पीले लगते हैं। उसके इतना बोलते ही राजा विक्रमादित्य ने चंद्रगुप्त को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आज के बाद उससे इतनी ऊंची आवाज में बात मत करना। लेकिन पिताजी, इसने भी तो मुझे बूढ़ा कहा, तब आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खैर, धीरे धीरे दोनों राजकुमार जवान हो गए। किसी रोज राजकुमार सूर्यपुत्र और राजकुमार चंद्रगुप्त एक साथ जंगल में शिकार पर गए। चंद्रगुप्त को जानवरों को मारना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो नदी के किनारे बैठकर जानवरों को हंसता खेलता हुआ देखने लगा। उसी नदी की दूसरी तरफ एक राजकुमारी बैठी थी। उस राजकुमारी पर उसकी नजर गई। तभी राजकुमारी की नजर भी गई और वो नाव में बैठकर चंद्रगुप्त के पास आ गई। आप तो चंद्रगुप्त है ना? हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? आपको कौन नहीं जानता। आपके चांदी के बाल पूरे राज्य में प्रसिद्ध हैं। ये चांदनी की तरह चमकते हुए बाल मुझे बहुत पसंद हैं। मैं महारानी मोहिनी की पुत्री सुनैना हूँ। अच्छा, तो आप राजकुमारी सुनैना हैं। मैंने काफी सुना है आपके बारे में। आप जानवरों से, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती हैं। मैं भी जानवरों से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी बड़ी तमन्ना थी आपके चांदी के बाल देखने की, और आज वो तमन्ना पूरी हो गई। क्या हम इसी जगह हर रोज मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने बड़े बेटे सूर्यपुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगा। सेनापति जी, महारानी मोहिनी से मैं विवाह करना चाहता था, पर मैं उनसे विवाह तो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सुना है कि उनकी एक पुत्री है। उनकी पुत्री से मैं अपने बेटे सूर्यपुत्र का विवाह करना चाहता हूं। महारानी के घर ये खबर पहुंचा दो। जी महाराज। सेनापति ने महारानी मोहिनी के पास राजा विक्रमादित्य के बेटे से विवाह का प्रस्ताव पहुंचा दिया। महारानी मोहिनी अपनी पुत्री के पास ये खबर लेकर गई। सुनैना, तुम्हारा रिश्ता महाराज विक्रमादित्य के राज्य से आया है। वो अपने पुत्र का विवाह
तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। क्या इसमें तुम्हें कोई ऐतराज है? राजकुमारी सुनैना ये बात सुनकर खुश हो गई। माताश्री, भला आपका फैसला गलत कैसे हो सकता है? आप जहां मेरा विवाह कर देंगी, मैं वहीं विवाह कर लूंगी। तो इस तरह से राजकुमारी सुनैना का रिश्ता राजकुमार सूर्यपुत्र के साथ तय हो गया। लेकिन मोहिनी को यह बात नहीं पता थी कि उसका विवाह चांदी के बाल वाले चंद्रगुप्त के साथ नहीं, बल्कि सोने के बाल वाले सूर्यपुत्र के साथ तय हुआ है। तभी एक रात किसान गुस्से में महाराज विक्रमादित्य के घर के आसपास भटकने लगा। राजकुमार सूर्यपुत्र ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे राज्य से भी निष्कासित कर दिया। अब मेरे पास रहने के लिए ना घर है ना ही धन। अब मैं इस राजकुमार के सोने के बाल काटकर इसे गंजा कर दूंगा और वही सोने के बाल बेचकर मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगा। गुस्से में वो किसान चुपके से राजकुमार सूर्यपुत्र के कक्ष में पहुंचा। वो सो रहा था। उसने राजकुमार सूर्यपुत्र के सोने के सारे बाल काट लिए और सोने के बाल लेकर वहां से भाग गया। जब सूर्यपुत्र सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि वो तो टकला हो चुका है। ये क्या हुआ? मेरे सारे सोने के बाल तो गायब हो गए। आज मेरी शादी है, कैसे हो पाएगी मेरी शादी? तभी वहां पर रानी पद्मावती और राजा विक्रमादित्य भी आ गए। वो सारे लोग परेशान हो गए क्योंकि आज ही सूर्यपुत्र की शादी थी। तभी वहां पर चंद्रगुप्त आ गया। तुम परेशान मत हो मेरे भाई, तुम्हारी शादी जरूर होगी। तुम मेरे चांदी के बाल ले लो। लेकिन चांदी के बालों से तो मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा लगने लगूंगा ना। टकला होने से तो बेहतर ही है सूर्यपुत्र, तुम उसके चांदी के बाल ले लो। चंद्रगुप्त ने अपने चांदी के बाल तो अपने भाई को न्योछावर कर ही दिए, साथ ही साथ उसने अपना प्यार भी उस पर न्योछावर कर दिया। विवाह के बाद सूर्यपुत्र राजकुमारी सुनैना के कक्ष में आया। आपसे विवाह करके मैं बहुत खुश हूँ चंद्रगुप्त। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी सुनैना? मैं चंद्रगुप्त नहीं, मैं सूर्यपुत्र हूँ। क्या? इसका मतलब मेरा विवाह चंद्रगुप्त के साथ नहीं बल्कि आपके साथ हुआ है? पर मुझे तो लगा था कि मेरा विवाह चंद्रगुप्त के साथ तय किया गया है, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने आप लोगों को बताया नहीं? ये सुनकर सूर्यपुत्र को बहुत अफसोस हुआ। इसका मतलब मेरे भाई ने मेरे लिए सिर्फ अपने चांदी के बालों का ही नहीं बल्कि अपना प्रेम भी बलिदान दे दिया। राजकुमार सूर्यपुत्र तुरंत भागकर अपने माता पिता के पास गया। उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता को भी खुद पर बहुत अफसोस हुआ। वो तीनों चंद्रगुप्त के कक्ष में आए। बेटा चंद्रगुप्त, तुम सच में बहुत महान हो। तुम भले ही अपने भाई से लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए इतना प्रेम मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने अपने बालों के साथ साथ अपने प्रेम का भी बलिदान दे दिया। पर हम इतने भी कठोर नहीं हैं। हम ऐसा अनर्थ बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं भी अपने भाई के साथ ऐसा अनर्थ नहीं कर सकता। मुझसे आज बहुत बड़ा पाप होने से बच गया। उसके बाद सूर्यपुत्र ने चांदी के बाल एक बार फिर से चंद्रगुप्त को वापस कर दिए और राजकुमारी सुनैना का विवाह राजकुमार चंद्रगुप्त के साथ कर दिया गया। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीसकर तेल निकालकर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे। उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी। इसीलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठाकर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना राधा क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी,
हे भगवान, कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गई। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया। यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहां राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ, आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तेरे सर पर बाल नहीं है सुधा, तू बदसूरत है, बदसूरत। तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। थू। सुधा रोने लगी। वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। खैर, अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मन ही मन सोचने लगी, अपने घर में तो मुझे शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? कितनी गोरी है ये, कितने लंबे बाल हैं इसके। इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भूतनी से शादी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो। मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ, मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था। वो सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी। और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। ये देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा, राधा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह, समझी ना? अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ हाँ, ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा? मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीसकर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? छी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मुझे उल्टी आ रही है। सुधा, तुम निकलो यहाँ से। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। रो मत, ज्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस निकालकर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच? कहाँ मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ। उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया।
उस फल का रस निकालकर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घने बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकालकर सर पर लगाने से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।